जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथियों एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे और जितने भी हमारे साथी हैं जल्दी से आ जाएं। और आज दोस्तों हम हिंदी की बोलियों इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके टीजीटी में 2 क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछे गए थे, है ना। टीजीटी का एग्जाम आपने दिया होगा। टीजीटी का एग्जाम दोस्तों, है ना, कुछ प्रश्न थे आपके जो दोस्तों आपने कभी नहीं पढ़े थे। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके माइंड से बाहर थे, पुस्तकों से बाहर थे, आपने पढ़े नहीं थे। और इन 30-35 प्रश्नों ने दोस्तों आपके नंबर बिगाड़ दिए, आपके कट ऑफ को भी बिगाड़ दिया। लेकिन ऐसा एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ दोस्तों, तो इसलिए आपके एग्जाम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है ना। ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ हुआ तो कट ऑफ भी इसका कम जाएगा। लगभग मान के चलो दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं और जिनके 85 से लेकर के 100 के बीच में नंबर आए हैं, ये जनरल का कट ऑफ इतना आपका जाने वाला 85 से 100 के बीच, ठीक है। कट ऑफ ज्यादा आपका नहीं जाने वाला। आज हम हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण यहाँ पढ़ेंगे, पूरा विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको 9 वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा, वो भी विस्तृत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज अपन बोलियों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जहां से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इनको आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में यहीं से बना था दोस्तों, है ना। आपसे पूछा था कि निम्न में से बताइए किस भाषा का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। अब आपको इतना तो पता है कि पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है इसका विकास हुआ कैसे, सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी की जो दोस्तों भाषाएं मानी जाती हैं वो देखो कौन कौन सी। कौरबी यानी कि हरियाणवी, कौरबी यानी कि खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। ये पश्चिमी, यहीं से क्वेश्चन आपका आया था, इतने में से यहां से आपके 2 क्वेश्चन बन गए थे दोस्तों। 2 क्वेश्चन कैसे बन गए थे? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरसैनी अपभ्रंश से किस भाषा का उद्भव माना जाता है। तो सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है दोस्तों काय का, ब्रज। ब्रज आपके ऑप्शन में था तो ब्रज आपका सही होना था, ठीक है। और कौरबी का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। तो खड़ी बोली का अन्य नाम है दोस्तों कौरबी। तो 2 क्वेश्चन आपके टीजीटी के यहीं से बन गए थे आपके, है ना, बोलियों से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके आए थे जो आपने बिल्कुल सही कर दिए होंगे। सौरसैनी अपभ्रंश से दोस्तों ब्रजभाषा का उद्भव हुआ, है ना। तो ये अपन को याद रख लेना। आपने पढ़ी थी पश्चिमी हिंदी की बोलियां दोस्तों, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, ठीक है। तो कानों से बना था कन्नौजी, कानों के खड़ी बुंदेली तो बुंदेली, ठीक है। और दोस्तों ब्रज से ब्रज, और खड़ी से खड़ी बोली यानी कि कौरबी, और दोस्तों यहां पर हरियाणवी, ठीक है। तो ये 5 जो दोस्तों भाषाएं बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और इनका उद्भव हुआ सौरसैनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो यहां से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन गए थे जिनको आपको पढ़ना है। आज अपन दोस्तों इस क्लास में विस्तृत ही पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीजों पर अपन फैक्ट है पर दोस्तों फोकस करेंगे। दक्कनी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली है जो दोस्तों पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से बाहर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के आसपास बोली जाती। कौन सी? दक्कनी। ये भी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा बोली मानी जाती है दोस्तों, जो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के बाहर बोली जाती है, ठीक है। तो इनको भी अपन को याद रख लेना है। 85 वाले बिल्कुल भी टेंशन न लें, है ना। हरियाणवी देखो, कौरवी और दक्कनी बोलियां आकार बहुला होती हैं दोस्तों, ये याद रख लेना। कौन कौन सी आकार बहुला? आकार बहुला, ओकार बहुला। ये भी अपन से यहां से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए लेकिन आपको पता होनी चाहिए। हरियाणवी, कौरवी और दक्कनी ये क्या होती हैं? आकार बहुला होती हैं। कैसी होती हैं? आकार बहुला, याद रख लेना। हरियाणवी, कौरवी और दक्कनी आकार बहुला भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, ठीक है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये ओकार बहुला होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला, हरियाणी, कौरवी, दक्कनी आकार बहुला, ठीक है। हरियाणी, कौरवी और दक्कनी बोलियों पर पंजाबी का प्रभाव है दोस्तों। कौन कौन पर? हरियाणी पर, ये भी अपन को याद रख लेना है ना। ये भी आपको याद रखना है कि दोस्तों कौरवी, दक्कनी पंजाबी का माना जाता, ठीक है। इसको सभी लोगों को याद रख लेना है।
बुंदेली को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है ना। बुंदेली को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखाया है। क्या सर ये सब कुछ आया ही नहीं था? सिद्धार्थ जी कहाँ थे, पेपर नहीं दे रहे थे क्या? ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। एक तो दोस्तों ब्रजभाषा का आया था कि निम्न में से बताइए कौन सी बोली दोस्तों स्वर से यानी अपभ्रंश से निकली, तो स्वर से यानी अपभ्रंश से आपकी ब्रज निकली थी। दूसरा क्वेश्चन आया था कौरवी दोस्तों किसका अन्य नाम है, कौरवी का आया था, है ना। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, या कौरवी, तो एक कौरवी अपन को आया था, ठीक है। कौरवी किसका अन्य नाम था? ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, है ना। एग्जाम को देख करके आपका माथा चकराया गया था। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी ब्रजभाषा की ही उपबोलियां हैं दोस्तों, है ना। ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बुंदेली और कन्नौजी हैं ये ब्रजभाषा की ही उपबोलियां हैं। काय की दृष्टि से? भाषा विज्ञान की दृष्टि से, ठीक है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आती हैं? एक तो अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी याद रख लेना है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आती है काय के अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अपन को याद रख लेना है, ठीक है। ये अपन को याद रखेंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूभाग में बोली जाने वाली उपभाषाएं आती हैं, जिसमें दोस्तों आपको भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपको याद रख लेना भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। ये सभी अपन को याद रख लेना इकाई के अंतर्गत आती हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इनको भी अपन को याद रख लेना है। अब यहां पर देखो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी और दोस्तों हाड़ौती, है ना। हाड़ौती यानी कि जयपुरी, जयपुरी याद रख लेना। शेखावटी भी इसे कहते हैं। तो हाड़ौती, हाड़ौती दोस्तों किस बोली को कहा जाता है? अब आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होनी चाहिए। हाड़ौती कहा जाता है जयपुरी को, है ना, जयपुरी को। इसे शेखावटी भी कहा जाता है, शेखावटी। इसको भी अपन को याद रख लेना है ना। और दोस्तों राजस्थानी के अंतर्गत ये आती मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, हाड़ौती, ठीक है। हाड़ौती जयपुरी को, शेखावाटी भी इसे कहा जाता है, ये भी अपन को याद रख लेना है ना। अब यहां पर देखना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, एकदम नए तरह से प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त होता है दोस्तों। अब ये आपको याद रख लेना है, सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है। भीली को राजस्थानी भाषा की उपभाषा माना है। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है। अपन उन्हीं चैप्टरों को उठाएंगे दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ते जाना, है ना। और कहीं भी कोई भी दोस्तों, ठीक है, याद रखने ना, भीली को राजस्थानी उपभाषा बोली माना जाता वस्तुतः है आदि भीली अनार राजस्थानी और गुजराती का मिश्रित रूप होती है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य दोस्तों मारवाड़ी में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? राजस्थानी हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक साहित्य जो लिखा गया वो लिखा गया मारवाड़ी में। काय में लिखा गया है? मारवाड़ी में। बिल्कुल, ज्यादा तेज हो रहा है, स्लो कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये मारवाड़ी में लिखे गया, इसको अपन को याद रख लेना, मारवाड़ी में लिखा गया, ठीक है। इसको भी अपन को याद रखना है, मारवाड़ी हो गया। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना। जयपुरी को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी, ये भी अपन को याद रखना है। तो याद रखोगे सभी लोग, जयपुरी को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ढूंढाड़ी किसका अन्य नाम है, तो जयपुरी का अन्य नाम क्या है? ढूंढाड़ी, है ना। पहाड़ी हिंदी के 3 उपरूप हैं, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य, है ना। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियों की गणना की जाती है। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली है, जिसे संविधान की दोस्तों 8वीं सूची में स्थान प्राप्त है ना। और मध्य पहाड़ी की 2 भाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, तो यहां से थोड़े से क्वेश्चन अपन को याद रख लेना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपकी जो उपभाषाएं हैं स्वरसेन या अपभ्रंश से जो निकली हैं वो पश्चिमी हिंदी की भाषाएं निकली है, आपको पता होनी चाहिए। कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। यहां से 2 क्वेश्चन आपके बन गए थे जिनको आपने कर लिए होंगे। हरियाणी, कौरवी और दक्कनी बोलियां आकार बहुला है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ओकार बहुला है, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी ब्रज भाषा की ही उपबोलियां हैं दोस्तों, इनको अपन को याद रख लेना है।
है ना। बिहारी हिंदी के अंतर्गत बिहार, झारखंड और दोस्तों पूर्वी उत्तर के भूभाग में बोली जाने वाली उपभाषाएं आती हैं। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। ये तो लगभग सभी लोगों को पता है, ठीक है। ये आपको पता है हिंदी साहित्य का आदिकाल अधिकतम साहित्य किस राजस्थान से प्राप्त होता है दोस्तों, राजस्थान से। ये भी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना, भीली को, तो भीली अपन को याद रख लेना है ना। ये भीली हो गया। अब उसके बाद अपन देखेंगे कि राजस्थानी हिंदी बोलियों में सर्वाधिक साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन ये है, जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, ढूंढाड़ी किस बोली का अन्य नाम है? तब आपका उत्तर हो जाएगा ढूंढाड़ी, ठीक है। इनको अपन को याद रखेंगे दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। बात करें कौरवी, बीम्स, ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि अधिकांश भाषा विज्ञानों के अनुसार खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कौरवी है, कौरवी याद रख लेना दोस्तों, है ना। ये सभी लोग याद रखेंगे, यानी कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तब आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों, क्या है? कौरवी, कौरवी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। खड़ी बोली दोस्तों मानक भाषा, ये इसे आपसे पूछा जाएगा कि मानक भाषा का रूप है, तो मानक भाषा खड़ी बोली जो है दोस्तों आज जिसे मानकता प्राप्त हो गई, तो इसको आपको याद रखना है। मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कन्नौजी, इस्टबेक तथा मोहम्मद हुसैन आजाद ने ब्रज भाषा और दोस्तों मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना है। यहां पर अपन को याद रख लेना है कि कोलबुक ने मानक भाषा जो है दोस्तों वो किसे माना? खड़ी बोली को। कन्नौजी को इस्टबेक ने माना, मोहम्मद हुसैन आजाद ने दोस्तों ब्रजभाषा और मसूद हसन ने हरियाणी को माना। अलग अलग विद्वानों ने मानक भाषा अलग अलग को माना है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों मानक भाषा किसे माना जाता है? तब आपका उत्तर है दोस्तों क्या? खड़ी बोली, मानक भाषा, ठीक है। इसको अपन को याद रख लेना है। अब थोड़ा सा आते हैं दोस्तों कौरवी, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, है ना, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला का पूर्वी भाग और पटियाला के पूर्वी भाग में बोली जाती है। यहां आपको याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए याद रख लेना। क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों? आपसे बनेगा कि जो खड़ी बोली है या फिर दोस्तों कौरवी है, ये निम्न में से बताइए किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती या किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना, इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कौरवी कहां कहां बोली जाती है, कहां कहां नहीं बोली जाती। तो याद रख लेना कौरवी के बारे में, कहां कहां, रामपुर, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। मुरादाबाद, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको पता नहीं है ना। मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला का पूर्वी भाग में दोस्तों कौरवी बोली जाती है। इसको आपको नोट्स करना है, चाहे आपको याद करना है ना दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना है। अब यहां पर देखें कौरवी का क्षेत्र हरियाणी, ब्रज और पहाड़ी बोलियों के बीच में पड़ता है ना। तो अपन को याद रखना है हरियाणी, ब्रज और पहाड़ी की बोलियों के बीच में पड़ता है काय का? कौरवी का क्षेत्र। ये आपने अंडरलाइन कर लिया, ये वाला क्षेत्र, ये खड़ी बोली का कौरवी का दोस्तों पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि मेरठ मुजफ्फरनगर की भाषा क्या है, ऐसा भी आ सकता है। मेरठ की भाषा क्या है? बिजनौर मेरठ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बिजनौर मेरठ मुजफ्फरनगर में कौन सी बोली बोली जाती है? तब आपको याद रख लेना कौरवी या फिर खड़ी बोली, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कौरवी के क्षेत्र को पहले कुरु जनपद कहते थे दोस्तों, क्या कहते थे? कुरु जनपद कहते थे। इसी आधार पर राहुल सांकृत्याय ने इस बोली को कौरवी नाम दिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? ऐसा भी आपको याद रख लेना, ठीक है। तो खड़ी बोली को कौरवी जो नाम दिया है वो दोस्तों किसने दिया? राहुल सांकृत्याय ने। ऐसा नाम आपसे पूछा जाएगा कि कौरवी जो नाम दिया वो किसने दिया? तो आपका उत्तर बताना राहुल सांकृत्याय ने। कौरवी नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्याय ने, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहे, 9 वाली क्लास अटेंड करते रहे, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण जो हम आपको बताएंगे। राहुल सांकृत्याय ने इस बोली को कौरवी नाम दिया था, ये अपन को याद रख लेना है, ठीक है।
कोरबी में लोकगीत और लोक वार्ताएं मिलती हैं, परंतु उच्च साहित्य मानक हिंदी में ही मिलता है दोस्तों। इनको अपन को याद रखेंगे। इस बोली के आदि अक्षरों में स्वर लोप होता है, जैसे गूंठा है ना, अंगूठा, सांड है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी दोस्तों कोरबी में मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता है, जैसे देड़ा, लेड़ा है ना, चपड़ासी, कुड़की, कुर्की आदि ये होती हैं। अब दोस्तों इसके बाद अपन हरियाणवी को पढ़ेंगे। कोरबी में आपको क्या क्या याद रखनी है वो हम सबसे पहले बता दें। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही रखना है कि कोरबी को दोस्तों जो कोरबी नाम दिया है, जो कोरबी नाम दिया वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया। दूसरा क्वेश्चन कोरबी से याद रख लेना है कि कोरबी कहां कहां बोली जाती है ना, या खड़ी बोली कहां कहां बोली जाती है, ये अपन को याद रख लेना है। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको याद रख लेना है कि किस बोली को, ये क्वेश्चन तो आपका आ ही चुका है कि किस बोली को कोरबी कहा जाता है या किस बोली का अन्य नाम कोरबी है, तो खड़ी बोली का है, ये भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, और यहां पर अपन देखेंगे हरियाणवी के बारे में, है ना। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं जिनको आपको पता होनी चाहिए। हरियाणी या हरियाणवी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है दोस्तों। यानी कि आपको पता है कि उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है हरियाणवी का, यानी कि ये पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है हरियाणवी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणवी का अन्य नाम क्या है। हरियाणवी का अन्य नाम क्या है, जल्दी से बताओ। हरियाणी खड़ी बोली अहीर बाटी है ना, मारवाड़ी से घिरी हुई बोली है। कुछ लोग इसे खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं, लेकिन आपको बताना है हरियाणवी का अन्य नाम क्या है, जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएं हरियाणवी का अन्य नाम क्या है। हरियाणी का क्षेत्र सामान्यतः हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जींद और दिल्ली प्रदेश का सम्मिलित भूभाग है। हरियाणा और वहां की बोली को हरियाणवी कहते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन को लिखना है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि जो बांगरू है, बांगरू है दोस्तों, ये हरियाणवी का अन्य नाम है हरियाणवी को। और हरियाणवी को बांगरू नाम किसने दिया, तो याद रख लेना ग्रियर्सन ने दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरियाणवी को बांगरू नाम किसने दिया, आपको बताना है। तब आपका उत्तर है ग्रियर्सन ने। हरियाणवी को बांगरू नाम किसने दिया, ग्रियर्सन ने। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्र सामान्यतः हिसार, याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा करनाल में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बताना हरियाणवी या फिर बांगरू। पटियाला में कौन सी बोली जाती है ना। जींद में कौन सी बोली बोली जाती है, जींद, हरियाणवी जींद में है ना। हिसार और नाभा, यहां पर दोस्तों हरियाणवी बोली बोली जाती है। बहुत अच्छे से याद रख लेना है। अब याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों जादू, किस बोली को जादू कहा जाता है, किस बोली को जादू कहा जाता है, तो जादू कहा जाता है दोस्तों बांगरू, या फिर हरियाणवी को जादू भी कहा जाता है। जाटों का बाहुल है, अतः इस बोली को जादू भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, जादू, जादू कहा जाता है दोस्तों किसको, हरियाणवी को या बांगरू को जादू भी कहा जाता है। जादू नहीं, जाटू है ना, जाटू याद रख लेना। क्या कहा जाता है, जाटू है ना, जाटों का बाहुल है इस कारण। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली ना मानकर खड़ी बोली का है एक उपरूप माना है। खड़ी बोली का उपरूप माना डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। और हरियाणी में लोक साहित्य पर्याप्त है, परंतु लिखित साहित्य का दोस्तों क्या है, अभाव। तो आप हरियाणी से क्या याद रखोगे, सबसे पहले तो आपको याद रख लेना कि जो हरियाणी है ये पश्चिमी हिंदी की है, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से इसका दोस्तों उदय हुआ है। ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद हरियाणी के दोस्तों हरियाणी का क्षेत्र आपको पता होनी चाहिए, ये कहां कहां बोली जाती है, ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। यहां पर याद रख लेना हिसार, रोहतक, करनाल, पटियाला, नाभा, जींद और दिल्ली प्रदेश, ये अपन को क्षेत्र जरूर याद रख लेना। अब की बार आपसे क्षेत्र ही पूछे जाएंगे कि कौन सी बोली कहां बोली जाती है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। बात कर लेते दोस्तों बुंदेली। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि बुंदेली किसकी उपभाषा है, तो ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी से संबंधित है और ये सौरसेनी अपभ्रंश से इसका उदय हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका उदय हुआ, किसका, बुंदेली का, है ना। अपने ग्रुप में बहुत सारे साथी हैं जो 90+ नंबर जिनके आए हैं, 95+ नंबर भी आए हैं दोस्तों, है ना। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अपने ग्रुप में ही, है ना। और 80+ तो कई के हैं, है ना। 90+, 95+, ऐसे कई लोग हैं जिनके आए हैं।
उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा के झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड कहते हैं तथा इसकी बोली को बुंदेलखंडी या फिर बुंदेली कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पिछली बार आया था कि ग्वालियर की भाषा क्या है। पिछली बार दोस्तों, पिछले बारों एग्जाम में आया था कि ग्वालियर की भाषा क्या है, बुंदेली। अब आपसे यहां से कोई भी पूछा सकता है कि जालौन की भाषा क्या है, झांसी की भाषा क्या है, हमीरपुर की भाषा क्या है ना, सागर की भाषा क्या है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि बुंदेली कहां कहां की भाषा है। ठीक है, तो बुंदेली का क्षेत्र भी आपको याद रख लेना है थोड़ा सा, कहां कहां पर बोली जाती है। ये बोली जाती है दोस्तों झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद में बोली जाती है। ठीक है, और बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा था। लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में दोस्तों छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। आपको पता होगा दोस्तों, छत्र प्रकाश की रचना किसने की थी, छत्र प्रकाश की थी किसने, लाल कवि ने। पीडीएफ भी डाल देंगे ग्रुप में, लाल कवि ने की थी। लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये छत्र प्रकाश लाल कवि है ना, ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। अब यहां पर देखो, पद्माकर और केशव दास का संबंध बुंदेलखंड से रहा है और दोस्तों परंतु उनके ग्रंथों की भाषा बुंदेली प्रभावित ब्रज ही रही है। अब दोस्तों आपको पता है एक रचना पूछी गई थी शिवराज भूषण, कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है। मैंने कई बार आपको घोल घोल के पढ़ाया कि शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है ना। एक पूछा था, तो छत्रसाल प्रकाश भी अपन को याद रखने ना। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें ईश्वरी की फाग बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आला मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया दोस्तों, बनाफरी में लिखा गया है ना। आला भी अपन को याद रख लेना। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बुंदेली कन्नौजी के समान ब्रज की एक उपबोली है। ये तो खैर ठीक है। बाकी बुंदेली में 10 स्वरों का है ना, ये 10 स्वर हैं दोस्तों। अनुनासिक रूप भी मिलते हैं जैसे ऊंठा, न्यो, ये दोस्तों ये 10 स्वरों का उल्लेख मिलता है बुंदेली में है ना। और व्यंजनों में महाप्राण से अल्पप्राण की प्रवृत्ति मिलती है जैसे जीव, जीव, दूध, दूध है ना, हाथ और हाथ, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी बुंदेली थी। बुंदेली में सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रख लेना है कि बुंदेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की है। स्वरसेन या अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। और दूसरा आपको ये रखना है कि बुंदेली से दोस्तों बुंदेली के क्षेत्र कौन कौन से हैं, बुंदेली के क्षेत्र आपको याद रख लेना। ठीक है, तो बुंदेली के क्षेत्र आपको याद रख लेना। उसके बाद यहां पर कन्नौजी की बात करें तो कन्नौजी शब्द संस्कृत के कान्य कुब्ज से विकसित है। और कान्य कुब्ज दोस्तों है ना, कंड उज्ज कन्नौज, कन्नौज। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि कन्नौजी जो है कान्य कुब्ज से विकसित है ना। कन्नौज जनपद का पुराना नाम पांचाल था। कन्नौज ही कन्नौजी बोली का केंद्र था। और कन्नौजी ब्रज भाषा के इतने अधिक समान है कि इसे ब्रज भाषा की ही एक उपबोली माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के शाहजहां, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा और पीलीभीत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्षेत्र में आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप अलग से क्षेत्र लिख सको दोस्तों तो सभी बोलियों के क्षेत्र आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये याद रख लेना है दोस्तों, इनको याद रख लेना है। आपको पता होगा कि दोस्तों कन्नौजी कहां कहां बोली जाती है। कन्नौजी बोली जाती है दोस्तों कहां पर, शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा और पीलीभीत। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पीलीभीत में कौन सी बोली बोली जाती है ना, कन्नौज में कौन सी बोली बोली जाती है ना, हरदोई में कौन सी बोली बोली जाती है। अब पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन से किस क्षेत्र में दोस्तों है ना, ये भी अपन को याद रख लेना है। ये सभी को अपन को याद रख लेना। उसके बाद देखें कन्नौजी का शुद्ध रूप कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया में व्यवहत होता है। अन्य क्षेत्रों की कन्नौजी अवधि ब्रज बुंदेली आदि से प्रभावित है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि बोलियों के क्षेत्र आपको याद रख लेना है, बोलियों के क्षेत्र आपको याद रख लेना, कौन सी बोली कहां बोली जाती है। ठीक है, नोट्स करते जाना, जो मैं बोलता जाता हूं आप लोग पढ़ते नहीं है उसको। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही एक उपरूप माना। कन्नौजी में दोस्तों स्वर मध्य हा के लोप की प्रवृत्ति पाई जाती है ना, जैसे कराऊं तो कराऊ,
है ना, इस प्रकार से ये था दोस्तों। ठीक है, कन्नौजी में बा तथा इया प्रत्ययों का बहुत प्रयोग होता है, वा और इया। ठीक है, जैसे बच्चा, बच्चा का वच्चवा, है ना, वचवा, लड़का का लड़कबा, इस प्रकार से एक कन्नौजी में होता है दोस्तों। वा का प्रत्यय का प्रयोग और इया प्रत्यय, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वा तथा इया प्रत्ययों का प्रयोग दोस्तों बहुत होता है, किस भाषा में होता है, कन्नौजी में, कन्नौजी में होता है, ये अपन को याद रख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में और पढ़ते हैं। इन बोलियों के बारे में अपन ने जो पढ़ा है वो आपको याद रख लेना है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने बघेली को अवधि की उपबोली माना। अब बघेली के बारे में बात करें, अब आपको बताना है दोस्तों एक किस उपभाषा वर्ग की बोली है बघेली, जल्दी से बताएं, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है ना। और बघेली का उद्भव हुआ है दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से, क्योंकि आपको पता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से आपको पता है। ठीक है ना, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के ही क्षेत्रीय रूप से हुआ है दोस्तों। आपको पता है कि अर्धमागधी से कौन सी निकली है दोस्तों, अर्धमागधी से कौन सी निकली, पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से निकली कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी कि ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है दोस्तों बघेली का उद्भव। रीवा तथा आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया, और वहां की बोली क्या कहलाती है, बघेलखंडी कहलाती है। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, दक्षिणी अवधी किसे कहते हैं, बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। इस बोली का क्षेत्र है दोस्तों रीवा, अतः इसे रीवाई भी कहते हैं, बघेली को रीवाई भी कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी अवधी आपको याद रख लेना है, दक्षिणी अवधी किसे कहा जाता, बघेली को। यह मध्य प्रदेश के दोस्तों दमोह, जबलपुर, है ना, मंडला, बालाघाट, उत्तर प्रदेश के बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के भागों में बोली जाती है दोस्तों कौन कौन सी, बघेली। बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, है ना, यहाँ पर बघेली बोली जाती है। ठीक है, बघेली के क्षेत्र में अवधी तथा भोजपुरी, पूरब में छत्तीसगढ़ी, दक्षिण में मराठी तथा दक्षिण पश्चिम में बुंदेली क्षेत्र पड़ते हैं, इनको याद रख लेना। और बघेली बोली लोक साहित्य संपन्न है, परंतु साहित्य का क्या है दोस्तों, अभाव है ना, ये याद रख लेना है। और यहां पर थोड़ा सा कुछ होता है दोस्तों, तिरहारी, जुड़ार, गहोरा बघेली की मुख्य बोलियां हैं। तिरहारी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि तिरहारी किसकी बोली है, तो बघेली की है। जुड़ार, गहोरा ये बघेली की बोलियां मानी जाती हैं, है ना। बघेली के अंतर्गत सर्वनामों में मुझे के स्थान पर मुआ, मोही के स्थान पर दोस्तों तुझे के स्थान पर तुआ, है ना, मुआ के स्थान पर मोही, तुझे के स्थान पर तुआ, है ना, तो ही। विश्लेषण में हा प्रत्यय लगता है, जैसे मर कहा, गंजहा, नी कहा, कटहा, हा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इनको अपन को याद रख लेना है। फिर बात करें छत्तीसगढ़ी की, छत्तीसगढ़ी की बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है दोस्तों, इसे लरिया या खलटाही भी कहते हैं, याद रख लेना। लरिया बोली किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ी को। खलटाही बोली किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ी को। कुछ भी पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं है अब। ठीक है, तो याद रख लेना, एक एक चीज पे गौर करना है कि छत्तीसगढ़ी बोली को लरिया या खलटाही भी कहा जाता है, खलटाही भी इसे कहते हैं। और छत्तीसगढ़ी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है दोस्तों, है ना। आपको पता है कि पूर्वी हिंदी से इसका विकास हुआ, इसको अपन को याद रखना है। और छत्तीसगढ़ी की मुख्य उपबोलियां हैं सरगुजिया, सदरी, बैगानी और दोस्तों बिंजवाली आदि, ये इनकी उपबोलियां मानी जाती हैं। कौन की, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम क्या हैं दोस्तों, लरिया और खलटाही, इसके अन्य नाम है। ठीक है, इस बोली का क्षेत्र सरगुजा है, कोरिया है, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, यानी कि ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों जिला हो जाएंगे। ठीक है, इनको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ी के कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण की प्रकृति है, जैसे इलाका का इलाखा, इलाखा, है ना। इसमें दोस्तों अघोषी करणीय पाया जाता है, जैसे शराब का शराप, है ना, बंदगी का बंदकी, खराब का खराब, इस प्रकार से, है ना। फिर बात करेंगे अपन बिहारी हिंदी की, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें मैं हमें बताएंगे, अगर आपने लिखा हो तो एक बार लिख लेना, है ना, उनको नहीं भूलना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियों को बिहारी हिंदी उपभाषा कहा है दोस्तों, है ना। किसको, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मगही बताइए किस
उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे दोस्तों? बिहारी, है ना, बिहारी हिंदी की है। और ये किन से दोस्तों इनका उद्भव हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से हुआ है बिहारी का। बिहारी का बंगला ओढ़ा असमिया में, है ना, अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर बिहारी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये अपन को याद रख लेना। बिहारी हिंदी को दो भागों, पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी में विभाजित किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जहां से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, है ना। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत मैथिली और मगही दो बोलियां हैं दोस्तों, और पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी। अब आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत कौन सी आती है, तो भोजपुरी। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत कौन सी आती है, तो मैथिली और मगही आती है। ये अपन को याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद अपन भोजपुरी के बारे में पढ़ेंगे कि बोली के अर्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयाग 1789 ईस्वी में हुआ था, और यह शब्द काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए प्रयुक्त हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये अपन को याद रख लेना, भोजपुरी का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1789 में, ठीक है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी की बोलियों में भोजपुरी का प्रथम स्थान है। यानी कि हिंदी की बोलियों में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो दोस्तों बोले जाने वालों की संख्या है, वो भोजपुरी बोले जाने वालों की संख्या है। याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी की बोलियों में भोजपुरी का स्थान क्या है दोस्तों? भोजपुरी का स्थान प्रथम है। आपने देखा होगा कि भोजपुरी दोस्तों फिल्में देखी होंगी आपने, है ना। तो भोजपुरी प्रथम नंबर पे आती है। बिहार राज्य का भोजपुर जनपद इस बोली का केंद्र है। भोजपुरी का अधिकांश भूभाग उत्तर प्रदेश में और कुछ भूभाग प्रांत में है, बिहार प्रांत में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जैसे वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, है ना, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, है ना, सोनभद्र, कुशीनगर, ठीक है। संपूर्ण जिले दोस्तों, जौनपुर, मिर्जापुर एवं बस्ती जिले के पूर्वी भाग में भोजपुरी बोली जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए किस क्षेत्र में भोजपुरी नहीं बोली जाती? तो आपको पता होनी चाहिए भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है। वाराणसी में, गाजीपुर, है ना, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, ठीक है, पढ़ा है ना आपने। ये संत कबीर नगर है, सोनभद्र है, इन जिलों में दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है। इनको याद रखना। बिहार प्रांत के छपरा, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, है ना, रोहता, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इत्यादि जिलों में तथा उनके आसपास के क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। तो ये बिहार प्रांत के भी अपन को कुछ याद रखना है, ठीक है। झारखंड राज्य के रांची और पलामू के कुछ भागों में भोजपुरी बोली जाती है, झारखंड में, ठीक है। अब भोजपुरी में लोकगीत तो भी दोस्तों समृद्ध हैं, और लोक कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर ने दोस्तों विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को। किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। हिंदी की दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है दोस्तों? भोजपुरी। और भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, है ना। महेंद्र मिश्र के पूर्वी लोकगीत मुजरे और विवाह के विदाई गीत अत्यंत लोकप्रिय हैं। नदी नारे ना जाओ श्याम पैया परू, है ना। सादरस उनके कई गीत हैं, भोजपुरी फिल्मों में व्यवहित हैं दोस्तों, है ना। और भारत के बाहर कहां कहां बोली जाती है भोजपुरी? मॉरिशस में बोली जाती है, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुआना, फिजी आदि में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है दोस्तों। तो भोजपुरी को थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना, क्योंकि भोजपुरी हिंदी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखेंगे, मॉरिशस में भी बोली जाती है, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुआना, फिजी, यानी कि ये विदेश में भी बोली जाती है दोस्तों। तो विदेश में भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुआना और फिजी, यहां पर बोली जाती है ये बोली कौन सी? भोजपुरी, ठीक है। अब बात करें मगही की, तो मगही शब्द दोस्तों मागधी का विकसित रूप है, और मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा। परंतु आधुनिक मगही प्राचीन मगध वर्तमान में पटना जिला तथा गया का आधा भाग तक सीमित नहीं है दोस्तों, है ना। मगही यह बोली बिहार राज्य के पटना में, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, ठीक है, और लखीसराय, भागलपुर, झारखंड राज्य के पलामू, हजारीबाग तथा उसके निकटवर्ती भूभाग में बोली जाती है। कौन सी बोली दोस्तों? कौन सी दोस्तों? ये बोली जाती है मगही, ठीक है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में व्यवहित होता है, ठीक है।
पटना की मगही पर मैथिली, भोजपुरी तथा उर्दू का प्रभाव है। ठीक है, दक्षिणी सीमा की मगही ओडिया से, पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से और पूर्वी सीमा की बंगाली से प्रभावित है। इनको भी याद रखेंगे। और दोस्तों है ना, मगही में लोक साहित्य पर्याप्त है, जिसमें गोपीचंद और लोरेक के लोकगीत जो है प्रसिद्ध हैं, तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुछ और मैथिली के बारे में देखते, बिहारी हिंदी की मैथिली। मैथिली दोस्तों मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। आपको पता होगा कि हिंदी के अलावा हिंदी की बोलियों में एकमात्र ऐसी भाषा है दोस्तों, कौन सी? मैथिली, जो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। वो भाषा कौन सी है? मैथिली। मैथिली अपन को याद रखना है। ठीक है, इसे संविधान की 8वीं सूची में स्थान प्राप्त है। और आपको पता होगा कि विद्यापति की एक क्वेश्चन आता है, विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली दोस्तों किस भाषा में लिखी गई? मैथिली में लिखी गई पदावली। ठीक है, आपको पता है कि दोस्तों एक रचना और है, कौन सी? वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है? जल्दी बताओ। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर एक रचना है, उसकी भाषा क्या है? फटाक से आपको बताना है ना। और भोजपुरी क्षेत्र पूर्व में तथा मगध के उत्तर में मिथिला है, और वहां की बोली दोस्तों क्या है? मैथिली। ठीक है, मैथिली का क्षेत्र क्या है? बिहार, उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया तथा उत्तरी संथाल परगना है दोस्तों। इसके अतिरिक्त है मालदा है ना, दिनाजपुर, भागलपुर, तिरहुत, सब डिवीजन की सीमा के पास नेपाल की तराई में भी ये बोली जाती है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो मैथिली है दोस्तों, वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तब भी आपको क्या लगाना है? मैथिली, मैथिली लगाना है। ठीक है, याद रख लेना। और मैथिली की 6 बोलियां हैं दोस्तों, उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, है ना, पश्चिमी मैथिली, छिका छिकी तथा जोलहा। ये याद रख लेना। छिका छिकी किस बोली की दोस्तों उपबोली मानी जाती हैं? तो आपको बताना है। छिका छिकी मैथिली की 6 बोलियां हैं, मैथिली भाषा की 6 बोलियां हैं। और मैथिली की छिका छिकी भी बोली है दोस्तों, छिका छिकी और जोलहा, ये याद रख लेना, जोलहा और छिका छिकी। ठीक है, और बिहारी हिंदी की बोलियों में केवल मैथिली ही साहित्यिक दृष्टि से क्या है? संपन्न है। मैथिली साहित्यिक दृष्टि से संपन्न है, जो अपन ने पढ़ा है दोस्तों, है ना। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है ना। मैथिली साहित्य के प्राचीन काल के गीतकारों में विद्यापति, गोविंद दास, मध्यकाल के नाटककारों में रणजीत लाल, जगत प्रकाश, मल्ल, कीर्तनिया के नाटक लिखने वालों उमापति उपाध्याय, ये सारे के सारे दोस्तों ये मैथिली का साहित्य संपन्न माना जाता है। तो मैथिली को आपको याद रख लेना दोस्तों कि मैथिली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जल्दी से बताइए, मैथिली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? फटाक से क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैथिली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान की विभिन्न बोलियों को सामूहिक रूप से राजस्थानी हिंदी कहा, है ना। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण राजस्थानी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है कि मैथिली मागधी अपभ्रंश से, किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी अपभ्रंश से निकली है। बिल्कुल सही आंसर। बात करते दोस्तों मारवाड़ी की, मारवाड़ी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है दोस्तों। कौन से रूप से हुआ है? नागर रूप से, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि मारवाड़ी का उद्भव किससे हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है मारवाड़ी का। ठीक है, मारवाड़ी कहां कहां बोली जाती है दोस्तों? राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चुरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर जिलों में तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में भी ये बोली बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। मारवाड़ी अपन को याद रख लेना। ठीक है, लोक साहित्य की दृष्टि से मारवाड़ी संपन्न उपभाषा है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की दोस्तों उपबोलियां मानी जाती हैं। ठीक है, मीराबाई के पद कहीं कहीं मारवाड़ी और कहीं ब्रजभाषा में है ना। हिंदी साहित्य की आदिकालीन वीरगाथा काव्य इसी उपभाषा में लिखे गए और पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा गया। पुरानी मारवाड़ी को क्या कहा गया? डिंगल कहा गया। डिंगल, पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा गया। ये अपन को याद रख लेना है। ठीक है, तो मारवाड़ी को अपन को ये याद रख लेना कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई, है ना। पश्चिमी राजस्थानी से संबंधित है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थानी से संबंधित है कौन सी? मारवाड़ी। इसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं मारवाड़ी को, है ना। ये अपन को याद रख लेना है। ठीक है, राजस्थानी से उपभाषा से संबंधित है मारवाड़ी। ठीक है, और इसे दोस्तों मारवाड़ी को डिंगल भी कहते हैं, पुरानी मारवाड़ी को डिंगल भी कहते हैं। ठीक है,
बात करें जयपुरी की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है, यह राजस्थान के पूर्वी भाग, इसे पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं दोस्तों। जयपुरी को क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं, है ना। इसका केंद्र जयपुर है और जयपुर का पुराना नाम दोस्तों क्या है? ढूंढाड़, इसलिए इस बोली को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, है ना। ढूंढाड़ी किस बोली को कहा जाता है? तब आपको उत्तर लगाना है। ढूंढाड़ी कहा जाता है जयपुरी को, ढूंढाड़ी कहा जाता है जयपुरी को। ये चीजें आपको याद रख लेना है दोस्तों। ढूंढाड़ी बोली, है ना, ढूंढाड़ी बोली जयपुरी को कहा जाता है। और यहां बात करें जयपुरी बोली का उद्भव स्वर सैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। जयपुरी का पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, ढूंढाड़ी बोली इसे कहते हैं। जयपुरी की मुख्य उपबोलियां हैं दोस्तों तोराबट्टी, है ना, कटड़ा, चौरासी, अजमेरी और हाड़ौती। हाड़ौती ये इनकी उपबोलियां हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि हाड़ौती किसकी उपबोली है दोस्तों? तो जयपुरी की है ना। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ में ये बोली जाती है। इसको अपन को याद रख लेना, इन बोलियों को अपन को याद रख लेना। टीजीटी के एग्जाम में बोलियों से 2 क्वेश्चन आपके आए थे दोस्तों, है ना। 2 क्वेश्चन को कवर करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। इन बोलियों के क्षेत्र को पढ़ना है, इन बोलियों के उपनाम कौन से हैं, इनकी उपबोलियां कौन सी हैं, इन चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करना है। ये 9 वाली क्लास दोस्तों आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बने हैं उनसे संबंधित, है ना, सारे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे इस 9 वाली क्लास में 40 मिनट, है ना। तो रोज सभी लोग इसी प्रकार से पढ़ें। और कल से अपन दोस्तों मेवाती को पढ़ेंगे। मेवाती से संबंधित जो ये राजस्थान की दोस्तों हिंदी, राजस्थानी हिंदी से संबंधित मेवाती है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग लगे रहें, बिल्कुल दम से लगे रहें। जहां जहां जैसे क्वेश्चन बने हैं, जिस प्रकार से दोस्तों आयोग का मूड है, उसको थोड़ा सा समझा जा रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों कहां कहां से कैसे कैसे पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन अब पीजीटी के एग्जाम में आएंगे। वो इस प्रकार से अनुमान लगाकर आपको विस्तृत रूप से उसको पढ़ाया जाएगा कि आपको दोस्तों कहीं कहीं कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। इस उद्देश्य को लेकर के अपनी क्लास इसी प्रकार से 9 बजे चलेगी, है ना। और बहुत सारे साथी दोस्तों बिल्कुल भी निराश ना हो, सबके एक साथ, सबका हाल एक साथ हुआ है। तो सभी लोग दोस्तों अध्ययन में बिल्कुल लगे रहें और अध्ययन इसी प्रकार से सभी लोग करते रहें। अपने ग्रुप के भी बहुत सारे साथी हैं जिनके 95+ नंबर भी आए हैं, 100+ भी नंबर भी आए हैं दोस्तों, है ना, 90+ नंबर भी आए हैं, 80+ नंबर भी आए हैं। तो बहुत सारे साथी हैं, ऐसा नहीं है ना। और सभी साथी अध्ययन कर रहे हैं निरंतर। कट ऑफ जो भी जाए अपन इसी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। और पढ़ते रहना है सोनू सिंह जी, कोई बात नहीं है। श्याम नौतियाल जी, पीनू जी, आयुष जी, कल्पना जी, ठीक है, इसी प्रकार से शिव कुमार जी, पढ़ना है अपन को, कैसा भी हो एग्जाम अच्छा आएगा पीजीटी का, ठीक है। विवेक यादव जी पीडीएफ ग्रुप में दे रहे हैं, ठीक है। वैसे टेलीग्राम में मैंने डाल दी है और ग्रुप में भी आपको डाल देंगे, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और दोस्तों जो भी प्रयास होगा एक बार पुनः प्रयास करेंगे अपन 7-8 दिनों में कि और अच्छा आपका जाए। आज के इस वीडियो के लिए सभी साथियों के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, अपने मित्रों तक शेयर करते